नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद रीटॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे एसएसटी की जो आपकी शिक्षण विधियां हैं, यानी कि रीट लेवल 2 से जो एसएसटी से फॉर्म भरा है उनके लिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों के रीट 2011 से लगाकर थर्ड ग्रेड 2022 तक जो भी प्रश्न सामाजिक की शिक्षण विधियों से पूछे गए हैं उन प्रश्नों की कुल संख्या है 80। इन 80 प्रश्न जो हैं इनकी हम व्याख्या सहित जो है हल इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे आपके दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसका, और दूसरा पीवाईक्यू प्रश्न कहाँ से और कैसे पूछे गए हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आसानी से आपको आइडिया लग जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आने वाले हैं। अब देखिए, बेहद ही शानदार तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक एक चीज जो आपको जानना जरूरी है। तो ये तो आपके ऑफिशियल जो सिलेबस है रीट का, उसके अनुसार जो भी बिंदु उसमें टॉपिक दे रखे थे उन टॉपिक को हमने यहाँ पर पीवाईक्यू फॉर्मेट में जमाने का प्रयास किया है। जैसे पहला टॉपिक है आपका सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। यहाँ से आपके 14 प्रश्न पूछे गए हैं। कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विचार विमर्श, यहाँ से 7 प्रश्न। फिर आपके सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन अध्यापन की समस्याएं, तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है अभी तक। अब यहाँ पर आपको ये भी पता लग रहा होगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो समालोचनात्मक चिंतन का विकास 5 प्रश्न, संकल्पना परिप्रेक्ष्य और आनुभाविक साक्ष्य, यहाँ से भी पूछे गए हैं आपके 4 प्रश्न। फिर है आपके आगे शिक्षण अधिगम एवं सहायक सामग्री, इस टॉपिक से आपके 10 प्रश्न पूछे गए और ये टॉपिक आपके कॉमन है क्योंकि अन्य विषय की शिक्षण विधियों में भी यह हमने देखा था। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यहाँ पर हम आईसीटी की बात करेंगे तो वहां पर आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रायोजना कार्य में प्रोजेक्ट विधि के बारे में ही पूरी चर्चा जो कि हमने हिंदी की शिक्षण विधियों के अंतर्गत कंप्लीट थ्योरी कर ली थी, यहाँ पर हम केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। सीखने के प्रतिफल में न तो आपके मनोविज्ञान में अभी तक एक भी प्रश्न पूछा गया है, न ही आपके सामाजिक में एक भी प्रश्न पूछा गया है। मूल्यांकन जो है वहां से आपके 10 प्रश्न पूछे गए हैं और मूल्यांकन हमने कंप्लीट जो है अपने ऐप के ऊपर भी करवा रखा है और आपके यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी हमने कंप्लीट करवा रखा है हिंदी की शिक्षण विधियों का, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे एक एक करके सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, सभी टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन यहाँ पर सारी अपनी काम की बात होगी, कोई भी जो है अनावश्यक वार्तालाप हम नहीं करेंगे क्योंकि समय आपके पास भी कम है और हमारे पास भी जो है समय कम है। तो देखिए, बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। देखते हैं हम पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ये रीट 2000 यूँ कह सकते हैं कि रीट मेंस जो हुआ था थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 1 में यह प्रश्न पूछा गया था क्योंकि वहां पर आपके एसएसटी की शिक्षण विधियों से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक परिस्थिति पूछा गया था पहली चीज तो, और दूसरी चीज थी मानव जीवन को प्रभावित करती है। अब मानव जीवन को प्रभावित तो सभी करते हैं, जैसे कृषि भी करती है, वनस्पति भी करती हैं, धार्मिक स्थान भी और शासन व्यवस्था भी है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा होता सामाजिक परिस्थिति। अब इसमें अगर देखा जाए तो शासन व्यवस्था आपके राजनीतिक परिस्थिति है, कृषि जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, वनस्पति जो है आपके पर्यावरण से जुड़ी हुई है और धार्मिक स्थान जो है आपके सामाजिक परिस्थिति है। इस वजह से इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक परिस्थिति में आपके धार्मिक स्थान हो गया, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या चाहे गिरजाघर हो। तो कुल मिलाकर आप ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, यहां पर देखिए, शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है और प्रश्न में लिखा हुआ है राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास और संविधान। ये क्या है, टॉपिक के नाम है और यहाँ पर जो दे रखे कॉलम बी में वो विषय के नाम है। अब इनको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है कि कौन सा टॉपिक जो है किस विषय से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले हम देखेंगे संविधान। अब संविधान जो है आपके सीधा तौर पर किससे जुड़ा हुआ है, नागरिक शास्त्र से, क्योंकि नागरिक शास्त्र का मतलब क्या है आपके सिविक्स, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस जो है राजनीति। तो ये आप देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है सीधा। तो आप ऑप्शन नंबर जो डी है, डी को कहाँ से कनेक्ट करेंगे आप, एक से। अब डी को देखिए एक से कनेक्ट करने पर एक तो ये और एक ये, दोनों ऑप्शंस आपके लिए हो रहे हैं। फिर आप देखिए राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति आपके किससे जुड़ी हुई होगी, औद्योगिक क्रांति आपने देखी थी किसमें, इतिहास में। जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तब आपने जब औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसके बारे में चर्चा की, तो ऑप्शन नंबर बी का किससे होगा, मिलान 4 से। तो बी पर यहाँ पर देखिए बी का 3 से है, तो यहाँ पर आपके बी का है 4 से। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल गया है। अब हम देखेंगे औद्योगिक विकास जो है, औद्योगिक विकास आपके भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। औद्योगिक विकास आपके भूगोल एवं अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। और आपके औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति किससे जुड़ी हुई है, आपके इतिहास से।
और राष्ट्रीय एकता जो है आपकी किससे जुड़ी हुई है? भूगोल से भी जुड़ी हुई है राष्ट्रीय एकता, इतिहास से भी है और नागरिक शास्त्र से भी जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 जो है आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य कौन सा नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान के कई सारे लक्ष्य हैं। बौद्धिक व मानसिक विकास, तो बिल्कुल बौद्धिक व मानसिक विकास जो है इसका लक्ष्य है। अवकाश के समय का सदुपयोग, ये भी आपके सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य है। और एक है आपके सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनाना, ये तो इसका प्रमुख लक्ष्य है ही। शिक्षण शिष्टाचार, तो देखिए शिक्षण शिष्टाचार जो है आपके सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या आपके 4। प्रश्न संख्या 4 में जो है सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों, यहां पर देखिए संबंधों है, सामाजिक संबंधों के विषय में समझने में सहायता करते हैं। अब ये एक फैक्ट है और ये फैक्ट जो है आपके किस प्रकार से पूछा गया है? परिभाषा के रूप में। तो यहां पर देखिए कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज और सामाजिक अध्ययन आयोग यूएसए की रिपोर्ट। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपके कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया, यही आपके सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के देखिए कई सारे मूल्य हैं, उसमें सामाजिक मूल्य तो बिल्कुल सही बात है, सामाजिक मूल्य भी होता है, जनतांत्रिक मूल्य वो भी होता है, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य। तो उपरोक्त सभी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपके यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। अब हम आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान से संबंधित नहीं है या सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? अब देखिए उच्च प्राथमिक स्तर का अर्थ होता है कक्षा 1 से लगाकर 8 तक। अब 1 से लगाकर 8 तक में आप देखेंगे तो आपको इतिहास जो है देखने को मिलेगी, नागरिक शास्त्र राजनीति जो है आपको देखने को मिलेगी, भूगोल की भी जो आपके अलग से बुक होती हैं, मनोविज्ञान जो है आपकी 11th और 12th में होती हैं। इसलिए आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा गया है? ये तो आप बिल्कुल मैं याद करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि ये परिभाषा आपको किस प्रकार से याद रखनी है। शिक्षा नई पीढ़ी को क्या करती है? सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यानी कि शिक्षा जो है नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप ये परिभाषा आपके दी है दुर्खिम ने, किसने दी है? दुर्खिम ने जो है ये परिभाषा दी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अब आप याद कैसे रखेंगे? ये जो है दुर्खिम जो है दुखी होकर कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं जहां दिखाई दे आपको, वो कुछ नहीं आपके किसने कहा था? दुर्खिम ने। चलते हैं प्रश्न संख्या 8। ये भी एक परिभाषा है आपके, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द है जो मानव मामलों में संबंधित है, मानव मामलों से संबंधित है। अब यहाँ पर हम याद रखने की इसकी ट्रिक भी आपको बताएंगे कि मानव मामलों से संबंधित तो हैं, लेकिन ये परिभाषा जो है किसने दी है? ये परिभाषा आपके दी है ऑप्शन नंबर सी, फेयर चाइल्ड जो है उनके द्वारा दी गई है। अब मैं आपको इस पर ट्रिक जो है बताने वाला हूँ कि आपको क्या याद रखना है। फेयर का अर्थ होता है, अंग्रेजी का जो फेयर होता है FAIR, फेयर का अर्थ होता है मेला। क्या होता है? मेला। यहाँ मेले से आपको याद रखना है मामला, ठीक है, मेले से आपको क्या याद रखना है? मामला। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके किसने दी है परिभाषा? दुर्खिम ने नहीं दी है। दुर्खिम ने कौन सी दी है? कुछ नहीं वाली दी है। और आपके जो है फेयर चाइल्ड ने कौन सी दी है? मेला, मेला यानी मामला, ठीक है। अगली आप देखेंगे प्रश्न संख्या 9, वो है आपके सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तक है वो किसके अनुरूप होनी चाहिए? अब पाठ्यपुस्तक जो है हमने एनसीएफ 2005 के अंतर्गत भी देखा, और जब मैंने आपको हिंदी विषय की जो टॉपिक नंबर 7 था अपना, हिंदी की शिक्षण विधियों का पाठ्यपुस्तक, तब भी बताया था कि लेखक, शिक्षक और सरकार के अनुरूप नहीं होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक किसकी? बालक की रुचि एवं क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सामाजिक अध्ययन करता है, मतलब सामाजिक अध्ययन जो है वो किस चीज का अध्ययन करता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, तो बिल्कुल सही है। व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, तो वो भी अध्ययन करता है। व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करता है, और व्यक्ति के सामाजिक तथा भौगोलिक दोनों संबंधों का भी क्या करता है? अध्ययन करता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही थे, इस वजह से इस प्रश्न को फाइनली क्या दिया गया? बोनस दिया गया। तो रीट में जो है आपको बोनस मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11। अब पहला टॉपिक जो इसमें कम से कम अपने 14 प्रश्न पूछे गए हैं, तो अब हम आए हैं प्रश्न संख्या 11 पर। और प्रश्न संख्या 11 जो है आपके सामने है, इसमें आपसे क्या कहा गया है? देखिए, सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं
जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या रहता है, संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उसने क्या किया है, विकास किया है, का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया, ये कि बहुत बड़ी परिभाषा जो है यह किसके द्वारा बताई गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये काफी बड़ी परिभाषा जो है, इसमें सबसे बड़ा वाला जो ऑप्शन है वो आपके सही आंसर है। मतलब कहने का मतलब सामाजिक विज्ञान की जितनी भी परिभाषा है उनमें से सबसे बड़ी परिभाषा ये है, वो दी थी आपके एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। यूं याद रख सकते हैं कि इस बहुत बड़ी परिभाषा को देने के लिए बहुत बड़ा रिसर्च जो है इनको करना पड़ा और उसके बाद ही जो ये परिभाषा दे पाए थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, आपके ऑप्शन नंबर डी है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, सामाजिक अध्ययन के जो क्षेत्र हैं इनके अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। तो पहले भी इस टाइप का प्रश्न हम देख चुके हैं, काफी सरल प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान के शिक्षण वीडियो में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए समाज संबंधी अध्ययन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। मानवीय संबंधों का अध्ययन ये भी हो जाएगा आपके राइट, और नागरिकता की शिक्षा ये भी आपके सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक अध्ययन इन सभी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रही है, देखिए कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान जो है इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए और शैक्षणिक समस्याओं को समझने के। अब यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है? सामाजिक विज्ञान के लिए पूछा गया है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना एवं पर्यावरण के उससे संबंध के अध्ययन के लिए पढ़ेंगे। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? मतलब सामाजिक विज्ञान की जो नवीन संकल्पना है वह कौन सी है? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, तो बिल्कुल सूचनाओं को एकत्रित करना जो है आपके लिए उद्देश्य। फिर आपके सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, तो सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन तो आपके परंपरागत जो संकल्पना है उसके अंतर्गत है। फिर आपके मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, बिल्कुल यही आपके नई संकल्पना है। मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को क्या करना? श्रेष्ठ बनाना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, ये भी आपके सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं सामाजिक या समाज को श्रेष्ठ बनाना। तो ये 14 प्रश्न जो है आपके पहले टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चला होगा कि ये पहला टॉपिक जो है आपके वो है, देखिए सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, जिसके अंतर्गत अधिकांश प्रश्न जो है आपके परिभाषाओं को लेकर पूछे गए और इस सामाजिक विज्ञान की क्या संकल्पना है इसके बारे में पूछे गए थे। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 जो है आपके कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विचार विमर्श। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा प्रकरण जो है परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? अब देखिए परिचर्या या परिचर्चा जो विधि है इसके द्वारा देखिए भारत की विदेश नीति, इस पर भी जो है कक्षा में परिचर्चा या परिचर्या जो है वो की जा सकती है। ये आपके थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 1 एसएसटी के अंतर्गत पूछा गया था। मतलब लेवल 1 में एसएसटी की शिक्षण विधि आप सम्मिलित कर दी गई है आपके मेंस एग्जाम में, तो वहां पर पूछा गया था। आधुनिक भारत में जीना, तो ये भी आपके चर्चा का विषय है। यूएनओ एवं विश्व शांति, तो इस टॉपिक को भी हम जो है परिचर्या विधि द्वारा पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके सौर मंडल का जो टॉपिक है इसको आपके विज्ञान की जो प्रयोगात्मक विधि है या यूं कह सकते हैं कि प्रदर्शन विधि जो है, प्रयोगशाला विधि, उसके द्वारा जो है समझाया जा सकता है। नॉर्मली जो है परिचर्चा द्वारा ये पढ़ाने का विषय नहीं है। इसमें दृश्य श्रव्य उपकरणों की आवश्यकता होती है, मॉडल की आवश्यकता होती है और प्रदर्शन द्वारा जो है इसको पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी समस्या जो है निम्न में से कौन सा जो है समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? समस्या समाधान विधि का जो सोपान है उसके अंतर्गत आपके इनमें से कौन सा चरण जो है वो पाया जाता है? अब पहला है आपके देखिए परिचर्या का आयोजन करना, तो ये तो आपके परिचर्या विधि का है, इसलिए आपके समस्या समाधान का नहीं है। दूसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण करना, तीसरा है अनुवर्ती कार्यक्रम और चौथा है आपके योजना का आयोजन करना। ये तो आपके प्रायोजना विधि का है, तो ये भी आपके नहीं होगा। अब जहां पर समस्या समाधान विधि की चर्चा करते हैं तो वहां पर आपके होता है परिकल्पनाओं का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपके करेक्ट आंसर है। और समस्या समाधान विधि के चरण के बारे में हमने हिंदी की शिक्षण विधियों के अंतर्गत भी हमने डिटेल से बात की थी। उसके अलावा हमने गणित की शिक्षण विधियां भी करवा रखी है, वहां पर भी हमने चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे शैक्षणिक कार्यों में एक रस्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं, यानी कि शैक्षणिक कार्यक्रम जो है उनमें एक रास्ता को कम करना। देखिए एक रास्ता जो है वो बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि नकारात्मक चीजें होती हैं, तो सौंदर्यात्मक मूल्य नहीं, विषय नहीं, मतलब विषय यानी विषय संबंधित और व्यवसायिक भी नहीं। यहां पर आपका सही आंसर होगा मनोरंजनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर आपके करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि
जब हम बात करते हैं कक्षा के अंदर शैक्षणिक कार्य जब संपादित होता है तब एक रसता को कम करने के लिए, यानी कि उसमें बहुरस जो है, यानी कह सकते हैं कि विद्यार्थी कई प्रकार से जो संतुष्ट हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मनोरंजनात्मक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये भी आपके थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 में अभी प्रश्न पूछा गया है। अगला हम देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, क्योंकि इकाई विधि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में सबसे अधिक बार पूछा गया अगर कोई बिंदु है तो वो है आपके इकाई विधि। अब इकाई विधि में देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है आपको कि मॉरिसन द्वारा दिए गए बोध स्तर, मॉरिसन जो है उन्होंने बोध स्तर दिया था। इस बोध स्तर में क्या हुआ, शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपान बताए गए हैं और इन 5 सोपान का जो है वो क्रम क्या है। तो मॉरिसन ने इकाई विधि भी दी है, किसको मद्देनजर रखते हुए दी थी, बोध स्तर को मद्देनजर रखते हुए दी, और उसके कितने चरण बताए हैं, 5 चरण बताए हैं। अब ये 5 चरण जो है इसको हम एक क्रम में जो है व्यवस्थित करने का प्रयास करते, तो यहां पर आपके सही आंसर क्या होगा, तो इन 5 चरण को हम देखिए एक बार एक एक करके जमाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपके अन्वेषण, सबसे पहले क्या आएगा आपके अन्वेषण, अन्वेषण के बाद आपके क्या आएगा, देखिए अन्वेषण के बाद आएगा आपका प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण के बाद आपका क्या आएगा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद आपका आएगा परिपाक, और चौथा जो है आपके चौथे नंबर पर आएगा, ये जो आपके 4th नंबर पर दे रखा है ऑलरेडी, वो है आपके व्यवस्था, और 5वें नंबर पर आएगा आपके वर्णन। तो ये जो क्रम है, तो इसमें देखिए आप 3, उसके बाद है आपके 1, उसके बाद है देखिए 3, 1, 5, 4 और 2, तो 3, 1, 5, 4 और 2, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्या रखता है, उल्लेख रखता है। ये भी आपके थर्ड ग्रेड में अभी पूछा गया प्रश्न है। तो सामाजिक अध्ययन की जो क्लब विधि है उसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं उसका यूं कह सकते हैं कि उन गतिविधियों का अभिलेख कौन रखता है। तो इसका आंसर जो है बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने माना है प्रचार अधिकारी, क्या माना है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या आपके 6, प्रश्न संख्या 6 जो है उसमें पूछा गया है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपको बताना चाहूंगा, आपको पता भी होगा कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है, स्किनर, रेखीय अभिक्रमित के कौन है, स्किनर, साक्ष्य के कौन है, नॉर्मन है क्राउडर, और अवरोही के कौन है, थॉमस एफ गिलबर्ट। तो यहां पर आपके सही आंसर क्या होगा, रेखीय का पूछा गया है, तो बी एफ स्किनर जो है ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7, कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है, पाठ्य योजना की जो पूर्व अपेक्षा है वो इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए आप प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि पाठ्य योजना के निर्माण से पूर्व जो अपेक्षा है वो क्या, कौन सी अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। तो विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी आवश्यक है, और वीडियो शिक्षण वीडियो एवं तकनीकी का ज्ञान भी आवश्यक है। अधिगम करता या नहीं होता है छात्र, अधिगम करता या नहीं होता है छात्र, तो छात्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि से हमें कोई लेना देना नहीं है, पाठ्य योजना का उससे कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन एक सही सुमेलित है, क्या कह रहा है, सही सुमेलित है। तो इन चारों में से केवल एक सही सुमेलित है। तो सुकरात जो है उन्होंने तो प्रश्नोत्तर विधि दी थी, प्लेटो का नहीं होगा, प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी, सुकरात ने। तो ये दोनों तो आपके क्या हो गए, गलत हो गए। फिर आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने संवाद विधि नहीं दी थी, संवाद विधि दी थी आपने प्लेटो ने। अब है आपके अरस्तु ने आगमन और निगमन दोनों विधि जो है वो किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए आप, इनमें से कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो है सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, पर्यावरण से परिचित होना, बिल्कुल सामाजिक अध्ययन जो है पर्यावरण विषय उसमें सम्मिलित रहती है। सामाजिक आर्थिक संबंधों में रुचि या संस्थाओं में रुचि। तीसरा है आपके सांस्कृतिक विरासत की सराहना, तो ये भी आपके सही होगा। जाति प्रथा की प्रशंसा, ये आपके नहीं होगा, जाति प्रथा की आलोचना हो सकता है, जाति प्रथा की प्रशंसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है। अब ये प्रश्न जो है काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि समस्या समाधान विधि या किसी भी विधि के चरण जो हैं कई बार जो है कई अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा या शिक्षाविदों द्वारा अलग अलग दिए गए हैं। तो समस्या समाधान विधि के सामान्यतः अगर चरण देखे जाए तो सामान्यतः 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया था उस हिसाब से, या अगर 6 ना हो तो 7 हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी और सी दोनों को जो है करेक्ट माना गया है, यानी कि 5 और 7 जो है वो माना गया है। प्रश्न संख्या 11 जो है वो आपको क्या कह रहा है कि निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति यानी कि प्राप्त जब हम कर लेते हैं उद्देश्य को, तो किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है।
अब ये आपके कहीं ना कहीं ब्लूम के जो उद्देश्य होते हैं उसके अनुसार ये पूछा गया है। तो मानचित्र में जो अशुद्ध हैं उनको शुद्ध कब कर पाएगा, जब उसके क्रियात्मक कौशलों का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है। तो ब्लूम ने जो 6 उद्देश्य दिए थे वो हमने आपको एक वीडियो बनाकर हमने चर्चा भी की थी, जिसमें एक तो है आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य है, फिर है भावात्मक और क्रियात्मक। अब संज्ञानात्मक को ही ज्ञानात्मक कहते हैं, तो इससे संबंधित नहीं है। तो ज्ञान इसमें है, ज्ञान के बाद आपके वो है अवबोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। तो ये तो आपके हैं, लेकिन ये अधिग्रहण जो है वो आपके नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर जो है आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अधिग्रहण जो है आपके भावात्मक पक्ष से संबंधित तो है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। मतलब ऐसा स्थान जहां पर छात्र प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का क्या करे, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान। तो यहाँ पर देखिए भ्रमण में भी जो है आपको जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है प्रत्यक्ष रूप से, संग्रहालय में भी मिलता है, और अवलोकन जब आप भ्रमण वगैरह करते हैं तो अवलोकन भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर ABCD में से किसी को सही न मानते हुए बोनस यहाँ पर जो है दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है, तो देखिए हमने ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, यूट्यूब पर उसकी क्लास भी डाल दी हमने, जो कि आपके सभी विषय की शिक्षण विधियों के लिए उपयोगी है। मनोविज्ञान में भी वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ब्लूम के जो ज्ञान, उसके बाद था अवबोध और तीसरा था आपके अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग जो है उसके अंतर्गत हमने देखा था आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है, जो समझ आप में विकसित हुई है, उसको क्या करना है, आगे जाकर स्थापित करना है। ये आपके अनुप्रयोग के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। ये CALP जो है इसको कहते हैं कल्प। तो कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब, सही आंसर यहाँ पर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी 2004-2005 में। तो ये आपके 15 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक उद्देश्य का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ज्ञान में हमने देखा था, क्योंकि उसकी व्यवहारिक शब्दावली भी कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली भी कहते हैं और कार्यसूचक क्रियाएं भी उनको कहते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का उदाहरण है पूछा गया है। तो इनमें से परिभाषित करना जो है इसका उद्देश्य है, क्योंकि परिभाषित करना, प्रत्यभिज्ञान और एक था आपके प्रत्यास्मरण। ये तीनों जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ज्ञान के अंतर्गत। प्रत्यास्मरण, प्रत्यभिज्ञान, देखिए प्रत्यास्मरण एक है आपके प्रत्यभिज्ञान और एक है आपके कौन सा, परिभाषित करना। तो यहां पर आपके हैं परिभाषित करना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया गया है, करके सीखने की अवधारणा जो है वो किसने दी थी, आपके जॉन डीवी जो है, जॉन डीवी ने करके सीखने की अवधारणा दी थी। और क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है सक्रिय रहकर या करके सीखने पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि, अब देखिए प्रश्नोत्तर तकनीकी क्या सुनिश्चित करती हैं और ये सामाजिक विज्ञान में काफी प्रभावी क्यों होगी। विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी और एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष। अब देखिए कक्षा कक्ष का अनुशासित होना कोई आवश्यक इतना नहीं माना गया है। विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर के लिए ही आप जो है अध्ययन नहीं करवा रहे हैं, और विद्यार्थी कक्षा कक्ष में अच्छी तैयारी के साथ है नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके करेक्ट आंसर होगा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, क्योंकि प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्या होगा, छात्र और शिक्षक के मध्य अंतरक्रिया होगी और छात्र की जिज्ञासा क्या होगी, शांत होगी। तो उनको बोलने का अवसर देना चाहिए। अनुशासन ऐसा कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण आपके कहां पर किया जाता है, तो सामाजिक अध्ययन विषय का आपके देखिए माध्यमिक स्तर पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है या इसका शिक्षण करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, जॉन डीवी द्वारा। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया गया था, सक्रिय रहकर सीखने का स्मिथ ने जो है नहीं दिया था, IK डेविस ने भी नहीं दिया था। तो आपके क्या हो जाएगा, BS ब्लूम जो है उन्होंने आपके शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। फिर वापस आपके ज्ञानात्मक के भी अलग अलग पक्ष बताए थे और क्रियात्मक के भी संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों के बताए थे। क्रियात्मक का वर्गीकरण जो है ब्लूम के द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपके पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है, विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं,
या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपके क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपके उपरोक्त दोनों, ये आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का उपयोग कर रही है वह है। अब ये देखिए यहाँ पर चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया क्या कर रही है, बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह प्रविधि कौन सी है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, वह बता रही है, यानी कि कथन विधि जो है इसके द्वारा आपके चुनाव की प्रक्रिया जो है वो समझा रही है या कह रही है। तो कथन विधि आपके जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके ब्लूम की पाठ्य योजना किस पर आधारित है? तो बेंजामिन एस ब्लूम जो है, बीएस ब्लूम, उनकी पाठ्य योजना जो है किस पर आधारित है? विषय वस्तु पर आधारित ना होकर किस पर आधारित है? उद्देश्यों पर आधारित है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य जो है उस पर आधारित है। तो ब्लूम की पाठ्य योजना ऑप्शन नंबर ए जो है आपके उद्देश्यों पर आधारित है। अगला देखिए आप, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा करना या अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? मतलब एक सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है उससे क्या क्या स्वाभाविक आप अपेक्षा रख सकते हैं? तो विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन सभी प्रकार की जो है अपेक्षा आप एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक से रख सकते हैं। कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लाना चाहिए? और किसी भी ऑप्शंस को जो है ABCD को सही न मानते हुए इसको बोनस दिया गया था, क्योंकि ऐसा कहीं भी जो है लिखा हुआ नहीं है। तो आपके ये प्रश्न जो है वो बोनस में गया था। अगला प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने, सामाजिक विज्ञान कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो देखिए सामाजिक विज्ञान की जो कक्ष है उसकी प्रमुख आवश्यकता क्या है? स्थिति, बनावट एवं स्थान, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा होना और प्रयोगों की सुविधा होना। तो यहाँ पर प्रमुख आवश्यकता होगी आपकी स्थिति, बनावट एवं स्थान को लेकर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे आपके जो लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, टॉपिक नंबर 2 का। तो सामाजिक विज्ञान में कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। सामाजिक विज्ञान में जो कक्ष प्रक्रिया है इसको विकसित करने में क्या सहायक होता है? तो देखिए ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति तीनों जो है आपके सहायक होंगे। तो इनमें से सभी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला अपना टॉपिक है वो है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अब यहाँ से पूछे गए प्रश्नों की संख्या है 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे आए हैं और कहाँ से आए हैं। तो पहला प्रश्न है इनमें से आपके सामने, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? अब इनमें से कौन सा देखिए क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? तो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा आएगा? समस्या समाधान, तो समस्या समाधान, अभिरुचि और सृजनात्मकता। तो यहां पर आपके क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आएगा भाषा का शिक्षण। भाषा का शिक्षण जो है आपके पाठ्य वस्तु का क्रियात्मक पक्ष जो है इससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इस नाम से भी जाना जाता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ या अवबोध। अब समझ और अवबोध का जो आपके मॉडल है वो किसने दिया था? तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए आपके जो शिक्षण के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है आपके कौन सा? स्मृति स्तर, वो तो दिया था आपने किसने? हर्बर्ट ने दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट ने। दूसरा आपके था बोध स्तर या समझ या अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि आपके दिया था मॉरिसन ने। और तीसरा स्तर या उच्च स्तर जो था वो किसका था? चिंतन स्तर। और चिंतन स्तर दिया था आपके किसने? हंट ने दिया था। किसने दिया था? हंट ने दिया था। तो यहाँ पर आपके मॉरिसन मॉडल जो है यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। अब सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किस बात पर बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर और विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। तो ये आपके सबसे पॉजिटिव और करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती हैं? अब जहां पर स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन करना हो तो आपके बिल्कुल एक ही चीज है, वो है आपके निबंधात्मक प्रकार की जो परीक्षा होती हैं उसमें छात्रों की चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति का क्या होता है? उनको अभिव्यक्त करने का या भाषाई जो उनकी क्षमता होती है उसको जांचने का अवसर प्रदान होता है। अब है आगे, निम्न का सही मिलान कीजिए। अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, देखिए तो ये यहाँ पर आपके प्रश्न भी आ गए हैं। ब्लूम ने दिया था मूल्यांकन उपागम, ये हर्बर्ट ने दिया था आपके स्मृति स्तर, मॉरिसन ने दिया था बोध स्तर और हंट ने दिया था चिंतन स्तर। तो ये 1, 2, 3, 4 जो है ABCD क्रमशः यही आपके सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है A, B, C और D ये आपके सही आंसर हो जाएगा।
ये देखिए समालोचनात्मक चिंतन में आपको ये स्मृति स्तर, बोध स्तर और आपके चिंतन स्तर ये आपको अवश्य ध्यान में होना चाहिए। तो ये आपके टॉपिक हो गया। अब अगला टॉपिक है अपना, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए 4 प्रश्न। वो 4 प्रश्न कौन कौन से हैं और कैसे प्रश्न हैं। अब देखिए क्लास तो लंबी हो रही है लेकिन आपको सारा नॉलेज भी यहाँ पर मिल रहा है और प्रश्न कैसे आए हैं और इनमें से कोई प्रश्न जो है वो रिपीट भी आपके होने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम विषय के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। अब देखिए खोज विधि जो है वो किसने दी थी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी, लेकिन यहाँ पर विद्यालय विषय जो है पाठ्यक्रम उसमें जो है श्रेय किसको जाता है, जेरोम ब्रूनर जो है। ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट आंसर होगा और ये 3rd ग्रेड में अभी अभी पूछा गया और इसका फाइनली आंसर जो है वो भी जेरोम ब्रूनर ही माना गया है। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है। अब परंपरागत उपागम की अगर हम बात करें, अंतर विषय, तो अंतर विषय जो होता है वो तो आपके परंपरागत नहीं है, क्या है, नवीन उपागम है। एक विषय को दूसरे विषय के साथ अंतर संबंधित करना, बहु विषय यानी एक साथ बहुत सारे विषयों का ज्ञान, ये भी आपके नवीन है। और विषयगत ये भी जो है आपके क्या है, नवीन है। ये विषयी जो है ये उपागम आपके क्या है, केवल एक विषय पर बल, किसी सब्जेक्टिव मतलब किसी विषय को जो है इसमें मुख्यता दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है। तो ये आपके परंपरागत उपागम है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए इस उपागम की जगह ये वाला उपागम उपयोग में लेना चाहिए। मतलब किस उपागम को अपनाना चाहिए और किसकी जगह अपनाना चाहिए। तो देखिए कौन सा उपागम जो है आपको अपनाना चाहिए, एकीकृत उपागम अपनाना चाहिए। और किसकी जगह पर अपनाना चाहिए, तो विषयी यानी कि एक एकीकृत जिसमें सभी विषय शामिल हो, ऐसा उपागम आपको अपनाना चाहिए। किसके स्थान पर, विषयी यानी कि जिसमें एक विषय को प्रधानता दी जाती है उसके स्थान पर। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, इनमें से कौन सा एक थॉमस एम रस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिपादित किया था। अब ये प्रायोजना के जो प्रकार है इनमें से कौन सा प्रकार जो है थॉमस एम रस्क ने जो है किसके लिए प्रतिपादित किया था, माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया। तो वैसे तो ये प्रश्न आपका प्रोजेक्ट वर्क वाला या प्रायोजना कार्य जो है उस टॉपिक का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है हमने रख दिया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, उत्पादक प्रायोजनाएं। उत्पादक प्रायोजनाएं जो होती हैं वो थॉमस एम रस्क ने बताई हैं माध्यमिक विद्यालय के लिए। थॉमस एम रस्क ने और एक है आपकी किलपेट्रिक ने जो भी बताई है वो सब हम आगे चर्चा भी करेंगे और हमने ऑलरेडी जो है हिंदी की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत उनके ऊपर चर्चा भी कर ली थी। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री। इसको शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। ग्रामोफोन आपके श्रव्य हैं, टेप रिकॉर्डर भी आपके श्रव्य हैं और रेडियो भी आपके क्या है, श्रव्य हैं। लेकिन ये एपिडायोस्कोप जो है वो आपके कैसी सामग्री है, प्रोजेक्टर है। और ये प्रोजेक्टर जो है कैसी सामग्री होती है, आपके दृश्य सामग्री होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बालकों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने का प्रयास कौन कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनसीईआरटी जो है आपके एनसीईआरटी इनके द्वारा जो है ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या महत्व है और या क्या अवसर प्रदान करते हैं। समय और परिश्रम की बचत, विषय वस्तु की स्पष्टता, ए और बी दोनों गलत हैं और ए और बी दोनों सही है। तो यहां पर सही, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके सही होगा क्योंकि समय और परिश्रम की बचत होती है और विषय वस्तु भी स्पष्ट रूप से प्रभावी रूप से जो है प्रदर्शित होती हैं। तो ए और बी दोनों सही है, यही आपके क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। अब देखिए जब दो चीजों के मध्य तुलना करनी है तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए आपको क्या उपयोगी होगा, तो ग्राफ जो होता है, ग्राफ के द्वारा जो है तुलना की जाती है। जैसे कोई जनसंख्या की तुलना कर रहे हैं, भारत की जनसंख्या की जैसे चीन की जनसंख्या से तुलना कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की जैसे कोई फसल है उसकी उपज को लेकर अगर तुलना कर रहे हैं कि उत्पादन कितना हुआ है, तो ये आपके तुलनात्मक अध्ययन के लिए ग्राफ जो होता है, आलेख जो होता है, वो आपके लिए विशेष उपयोगी होता है। इनमें से कौन सी श्रव्य सामग्री है। अब लिंगवा फोन जो है इसको सीतावाद्य भी कहते हैं, सीतावाद्य भी कहते हैं, और यही आपकी क्या है, श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको OHP भी कहते हैं, इसको सिरोरेखी या सिरो परिप्रक्षेपण यंत्र भी कहते हैं, और ये आपके कौन सी सामग्री है, दृश्य सामग्री है। चित्र विस्तारक यंत्र जो होता है एपिडायोस्कोप, ये भी आपके क्या है, दृश्य सामग्री है। और बुलेटिन बोर्ड भी आपके क्या है, सूचना पट, तो ये भी आपके दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। छठे प्रश्न में देखिए
आपसे पूछा जा रहा है कि अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है। अब ये प्रश्न तो बिल्कुल सरल है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति आपने कई बार देखी भी होगी, और वो किसके माध्यम से देखी आपने, सर्वश्रेष्ठ सामग्री है ग्लोब। इसीलिए जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ग्लोब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। अब ऐतिहासिक स्थल जो है, इससे क्या होगा, इनके भ्रमण से विषय के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती है, प्रत्यक्ष सूचना भी प्रदान होती है और विषय वस्तु की बेहतर समझ विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर होगा। ये शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का टॉपिक जो है वो आपको यूं कह सकते हैं कि एक प्रकार से बोनस है आपके रीट एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सही भी हो जाते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, गलत। छात्र उबने लगते हैं, गलत। उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं, तो बिल्कुल ये वाली बात जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी आपके, क्योंकि ये दोनों बातें जो है वो गलत है। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है। अब सबसे उपयोगी शिक्षण सामग्री यहाँ पर पूछा गया है। सबसे उपयोगी शिक्षण सामग्री आपके दृश्य श्रव्य होती है। कौन सी होती है? दृश्य श्रव्य जो होती है, क्योंकि दृश्य और श्रव्य जो है इन दोनों का इसमें क्या होता है, यूं कहते हैं सम्मिश्रण होता है। अगर ये ना हो, मतलब अगर ऑप्शन में प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष वस्तु या प्रत्यक्ष प्रदर्शन जो होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन अगर वो ना हो तो आपके क्या होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री होगा। ये हो गए आपके 10 प्रश्न यहाँ से जो शिक्षण अधिगम सामग्री से पूछे गए थे। अब अपना टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी का शिक्षा में सबसे पहले प्रयोग किस देश में किया गया। ब्रिटेन भी यहाँ पर सही आंसर होगा और यूएसए भी होगा, तो ऑप्शंस नंबर ए और बी जो है दोनों करेक्ट आंसर होंगे। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसने भी जो है इसका प्रयोग किया है, तो सर्वप्रथम दोनों का नाम आएगा। सूचना तकनीकी में मुख्य घटक है। अब सूचना तकनीकी में देखिए मुख्य घटक कौन है, तो सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, उपयोगकर्ता भी है और उपरोक्त सभी है, तो सही आंसर आपके क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो ये हो गया आपके सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो अब अपने लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है आपके लास्ट 1-2 टॉपिक जो है आपके बचे हुए हैं। तो इसमें पहला है देखिए प्रायोजना कार्य। अब प्रायोजना कार्य में देखिए प्रोजेक्ट विधि हमने पूरी कंप्लीट पढ़ा रखी है। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो लगभग आधे घंटे की क्लास होगी जिसमें संपूर्ण हमने बता रखा है, और यहाँ से आपके फिक्स है कि एक प्रश्न आपके आएगा। अब ये प्रश्न कैसा पूछा गया, देखिए पहला प्रश्न है प्रायोजना विधि के चरण को व्यवस्थित कीजिए। अब प्रोजेक्ट विधि के जो चरण है उनको हम व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले क्या होता है, एक परिस्थिति जो है उसको उत्पन्न किया जाता है। प्रायोजना विधि में सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, तो सबसे पहले तो होगा आपके 3 नंबर, ठीक है। फिर आपके क्या होता है, परिस्थिति का चयन करने के बाद चयन एवं उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर जो है फिर आपके सही होगा 1 नंबर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 और 1 आपके किस ऑप्शन में हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी हम आगे के चरण पर बात करते हैं, तो जब चयन एवं उद्देश्य का निर्धारण कर लिया जाता है तो फिर योजना बनाई जाती है। योजना बनाने के बाद उस योजना का क्या किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है, और फिर आपके योजना का मूल्यांकन होता है, और अंत में क्या होता है, इसका लेखा जोखा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें से कौन सा एक किल्पेट्रिक द्वारा प्रायोजना का प्रकार नहीं है। अब ये परियोजना या प्रायोजना जो है किल्पेट्रिक ने 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं, और चारों प्रकार आपको याद होने चाहिए। तो उनके द्वारा जो बताई गई परियोजना है उसमें रचनात्मक परियोजना भी है, समीक्षात्मक परियोजना भी है और अभ्यासात्मक परियोजना भी है। तो यहाँ पर विध्वंसक नाम की कोई भी परियोजना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है आपके अनुदेशन तकनीकी की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। अब प्रायोजना विधि जो है वो आपके किसके अंतर्गत आएगी, तो अनुदेशन की कई सारी तकनीकी हैं, जिसमें देखिए टीसीआई का मतलब होता है टीचर सेंटर, या यूं कह सकते हैं टीचर कंट्रोल जो है, इंस्ट्रक्शन जो होता है आपके अनुदेशन जो होता है, तो टीसीआई इसमें आ जाएगा, टीसीआई में नहीं है। एलसीआई में यानी कि लर्नर सेंटर, तो शिक्षार्थी केंद्रित, तो वो भी नहीं है। टीएलआई टीएलसीआई का मतलब होता है इंटरेक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन, तो ये भी नहीं है। प्रायोजना विधि समूह को केंद्र में रखकर की जाती है, इसलिए समूह नियंत्रित तो आपके अनुदेशन होता है जीसीआई, ग्रुप कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है। प्रायोजना विधि का भाग देखिए आप, परियोजना का मूल्यांकन होता है, परिस्थिति भी उत्पन्न की जाती है, प्रायोजना का चुनाव भी होता है, सूचना का विश्लेषण यहाँ पर नहीं होता है। यह आपके ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यहाँ पर मैंने जब आपको पढ़ाया था तो 2 ट्रिक मैंने आपको बताई थी। पहली ट्रिक तो यह है
कि जब आपके किलपेट्रिक वाली आएगी तो किलपेट्रिक ने ही ये प्रायोजना विधि दी है, तो उद्देश्यपूर्ण तो बताएगा कौन? किलपेट्रिक बताएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही आंसर। लेकिन समस्यात्मक पूछे तो वो आपके कौन बताएगा? समस्यात्मक जो है वो किसने बताई थी? स्टीवेंसन ने। किसने बताई थी? स्टीवेंसन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? तो किसने दिया था? आपके WH किलपेट्रिक जो है, विलियम हेनरी किलपेट्रिक जो है, उनके द्वारा प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप या शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रायोजना का प्रकार थॉमस एम रस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये प्रश्न क्या हुआ था? रिपीट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने हो गए हैं प्रायोजना। फिर अपने सीखने के प्रतिफल। अब प्रायोजना विधि में एक बात ध्यान रखिएगा, गुरु कौन थे? गुरु या विचारक कौन थे? डीवी। गुरु या विचारक कौन थे? जॉन डीवी। और आपके यूं कह सकते हैं कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन थे? तो वो आपके कौन थे? किलपेट्रिक। ठीक है, तो ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सीखने के प्रतिफल। तो यहां से कोई भी प्रश्न अभी तक रीट में नहीं पूछा गया है, नहीं आपके मनोविज्ञान में और नहीं आपके सामाजिक। अब अपने पास लाइस्ट टॉपिक से अब तक पूछे गए हैं 10 प्रश्न। ये टॉपिक जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर मैं देखिए थोड़ी डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए, आप एक अच्छे मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की मापदंड के अंतर्गत वैधता होती है, तो बिल्कुल होती है। वैधता को कहते हैं परीक्षण की शुद्धता। ये क्या होती है? परीक्षण की शुद्धता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपके रीट में प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता आपके होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी, इसको मैं इंग्लिश में लिखने का प्रयास करूंगा। कंसिस्टेंसी जो होती है ये आपकी होती है विश्वसनीयता। इसमें जैसे प्राप्तांकों की बारंबारता, प्राप्तांक जो होते हैं, प्राप्तांक उनकी बारंबारता, प्राप्तांकों की बारंबारता। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये आपके रीट परीक्षा में हूबहू यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठता में क्या होते हैं? सारे गुण होते हैं। वस्तुनिष्ठता में सारे अच्छे गुण है। वैधता का भी होता है, विश्वसनीयता का भी होता है, विभेदीकारिता का भी होता है, व्यवहारिकता का भी होता है। लेकिन ये व्यक्तिपरकता जो है ये गुण नहीं है, ये दोष है। अब देखिए आप, दूसरा है आपके संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन का संकलन का मतलब होता है योग या जोड़। ठीक है, योग या जोड़, इसी को कहते हैं सारांशात्मक मूल्यांकन भी इसको कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं देखिए आपके समेटिव। क्या कहते हैं? समेटिव। और इसका एक अन्य नाम और है, इसका एक अन्य नाम है ओप लर्निंग, असेसमेंट ओप लर्निंग। ठीक है, तो देखिए श्रेणी निश्चित करने में तो इसका उपयोग किया जाता है, विद्यार्थी अधिगम का सार तैयार करने में भी किया जाता है, सत्र के अंत में किया जाता है, इसलिए इसको सत्रांत मूल्यांकन भी कहते हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति निगरानी में तो ये आपके किसका होगा? रचनात्मक होगा। किसका होगा? रचनात्मक होगा। रचनात्मक को कहते हैं आपके फॉर्मेटिव कहते हैं, और इसको कहते हैं फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये उसकी विशेषताएं रचनात्मक की, योगात्मक की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर। फिर है मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? अब यहां पर देखिए, मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण गलत, क्योंकि मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण होता है। तो मूल्यांकन बराबर देखिए मापन प्लस मूल्य निर्धारण, यही आपके करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। मापन और मूल्यांकन बराबर नहीं होते हैं, और मूल्य निर्धारण मापन प्लस मूल्यांकन ये भी नहीं होता है। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 जो है आपके, उसमें मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के लिए कौन सा सुझाव नहीं दिया गया है? मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापक को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये बात जो है आपके अच्छी नहीं है, बिल्कुल गलत कह रखी है। देखिए बाकी मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसका स्वरूप व्यापक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। तो ये बात तो आपकी क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापक को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? आकलन की सीमा या आकलन का दोष जो है वो नहीं है। समय की कमी, तो बिल्कुल समय की कमी रहती है, तो ये तो एक आकलन की सीमा है। और प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, तो इसमें प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलता है, तो ये भी एक सीमा या दोष है। संकल्पात्मक त्रुटि भी रह जाती है। भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, तो ये आकलन की सीमा न होकर आकलन का क्या है? लाभ है। क्या है? एक लाभ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? ये आप ध्यान रखिएगा, परख जो है इसका नाम दिया गया है और ये अब भी आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है क्योंकि एनईपी 2020 आपके साइकोलॉजी में जुड़ चुका है। तो आपके क्या आंसर होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया है। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? उद्देश्यों की उपलब्धि विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय, अनुदेशन के परिणामों की तुलना और उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण भी होता है कि कितने उद्देश्य जो हैं, कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्य का निश्चय भी होता है मूल्यांकन के द्वारा, और अनुदेशन के परिणाम की तुलना भी की जाती है कि अनुदेशन के जो परिणाम है किस प्रकार से सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उपरोक्त सभी जो है आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखेंगे मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। इन 3 सोपान में किसके द्वारा दिए गए ये तीनों सोपान? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम के अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन। ये एक मूल्यांकन उपागम दिया गया था। मूल्यांकन उपागम में तीनों चीज गई थी। पहली थी आपके कौन से? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा था अधिगम अनुभव प्रदान करना। अभी आप ध्यान रखिएगा, शिक्षण अनुभव प्रदान करना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपके रीड में आपको उलझा सकता है। शिक्षण अनुभव प्रदान करना ये पूछ लिया जाए तो ये आपके उद्देश्य नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, वरना आपके प्रश्न गलत हो सकता है। व्यवहारगत परिवर्तन या मूल्यांकन की प्रवृत्तियां ये हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ब्लूम के द्वारा दिया गया था मूल्यांकन उपागम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अच्छे मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है। वैधता है, बिल्कुल है, विश्वसनीयता भी है, निदानात्मकता भी है, नकारात्मकता जो है वो नहीं है। इसलिए यहां पर आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न जो है आपके, जो अब तक पूछे गए प्रश्न है, निम्न में से हैं कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य छात्र के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्षा कक्ष अध्यापन, शैक्षिक नियोजन और सामाजिक विकास। तो छात्र के जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का क्या करना है? जांच करना है। ये आपके इसका मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन का, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सामाजिक विज्ञान से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न हमने चर्चा की है। ये 1 घंटे की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रही है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि परीक्षा में आपके कई सारे प्रश्न यहाँ से रिपीट भी होंगे और अब भी आपके पास समय है 1 या 2 दिन का। इसमें आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है उन बिंदुओं को आप अपने पाठ्यक्रम में से देख लें और आपको प्रायोजना विधि और इकाई उपागम और ये जो आपके मोरिसन का जो स्तर है, बोध स्तर, इनको विशेष रूप से आपको देखकर जाना है। ये सभी जो हमने करवा रखे हैं हिंदी की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत, उसका थंबनेल आप देख लें और थंबनेल देखने के बाद उस क्लास में आप प्रवेश करें। और हमने शिक्षण अधिगम सामग्री के और आपके सभी विषय की शिक्षण वीडियो के लिए महत्वपूर्ण सामग्री जो है हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन सामाजिक की शिक्षण वीडियो जो है समय हमें नहीं मिल पाया था, इस वजह से हम नहीं कर पा पाए थ्योरी। लेकिन ये क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी ऐसा मैं मानता हूँ। अब देखिए क्या होगा कि ये जो भी प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं वो सारे प्रश्न अपने ऐप के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद ऐप के अंदर एक बार जरूर आप टेस्ट दें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और सारे 80 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, ताकि आपके परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।